पर चर्चा होगी, उसका अपनी वाणी से शुभारंभ करें आदरणीय श्री पंत जी। नमस्कार। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बधाइयाँ और अभिनंदन। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदी भवन साहित्य और भाषा समारोह का आयोजन कर रहा है और इसके शुभारंभ के अवसर पर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इस समय अनिल जी केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं और उनके द्वारा इसके पूर्व भी वो अनेक जगह रहे विदेशों में और हिंदी के कार्य को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी उनकी भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा रही। आज हमारे बीच ऐसे ही डॉक्टर श्री भगवान सिंह हैं भागलपुर से, जो हिंदी के अच्छे आलोचक तो हैं ही, लेकिन गांधीवादी विचारक और अपने संकल्पों पर दृढ़ रहने वाला व्यक्तित्व उनके पास है। वो हमारे बीच में हैं, हिंदी भवन के खास प्रेमी हैं। हमारे बीच में पद्मेश जी गुप्त हैं, जो इनके संबंधित हैं। इनके पिताजी से लेकर उनकी जो परंपरा पिताजी ने डाली थी उसे ये आगे बढ़ा रहे हैं और इन्होंने हिंदी भारतीय समुदाय को हिंदी के माध्यम से विश्व मंच पर संगठित करने में भरपूर सहायता भी की है और अपना संगठन कौशल भी दिखाया है। मैं आज हिंदी भवन के मंच पर उनका स्वागत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हमारे बीच श्री नवीन लोहानी हैं, आप इस समय देहरादून में हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं। नौटियाल जी हैं, उन्होंने परिश्रम पूर्वक एक शोध आलेख के द्वारा यह सिद्ध किया कि हिंदी में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। अभी यद्यपि इस पर अधिकृत मुहर नहीं लगी है, लेकिन उनकी यह मान्यता खारिज करने लायक नहीं है, गंभीरता से अध्ययन करने की वस्तु है। मैं आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं जो इस समारोह में जुड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने अलग अलग विषय रखे हैं और हिंदी के विकास की दिशाएं, इस विषय पर आज शुरू में इन लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलेगा और इससे हमें एक शक्ति प्राप्त होगी। वो शक्ति हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी कि हम हिंदी के लिए और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ किया जा रहा है। हमें हताश होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी अपनी ताकत से भी बढ़ रही है। देश की शक्ति की वृद्धि के साथ और सांस्कृतिक पहचान की पुनर्प्रतिष्ठा होने के साथ हिंदी का भविष्य अधिक उज्जवल होता जा रहा है। इससे संबंधित अनेक विषयों पर इन 8 दिनों में हम चर्चा करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सब विद्वान वक्ताओं का और इस गोष्ठी में जुड़ने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पंत जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और जैसा कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है और इसी दिन हमने सन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भागलपुर से डॉक्टर भगवान सिंह जी जुड़े हुए हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक से सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और आलोचना, नाटक और अन्य साहित्य में उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। गांधी साहित्य पर उनका विशेष काम है। गांधी 8 पुस्तकें उनकी गांधी साहित्य पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा से उन्हें गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद वे अन्य उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। हिंदी भवन ने भी उन्हें वीरेंद्र तिवारी सम्मान से सम्मानित किया था। तो
तो एक तरह से हम उनसे अनुरोध करेंगे कि संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी का स्थान है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो व्यापक स्थान हिंदी का है वो देश विदेश में संपर्क भाषा के रूप में है। तो वे संपर्क भाषा में हिंदी के रूप में अपनी बात, जो हमारी समय सीमा है 15 से 20 मिनट या 15 मिनट की, उसमें कहने का करें। मैं डॉक्टर भगवान सिंह जी का स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे जो श्रोता हैं वो फेसबुक से जुड़े हुए हैं लाइव, जो बहुत सारे श्रोता हैं वो फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उन श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं, दर्शकों का स्वागत करता हूं और आदरणीय भगवान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे निर्धारित जो विषय है उस पर अपनी बात रखें। डॉक्टर भगवान सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी। सबसे पहले मैं हिंदी भवन के मंत्री और संचालक दादा आदरणीय डॉक्टर कैलाश चंद्र पंत जी को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही आमंत्रित वक्ताओं को भी मेरा प्रणाम, सभी श्रोता बंधु को मेरा प्रणाम। हिंदी भवन और विशेषकर दादा डॉक्टर कैलाश चंद्र पंत जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह आयोजन करके हम सबों को एक आमने सामने आने का मौका दिया और संवाद करने का। मैं सीधे विषय पर आता हूं। जो विषय मेरे लिए दिया गया है वह है ये हिंदी संपर्क भाषा के रूप में। अब अभी नौटियाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर, और उन्होंने डी जूरो और डिफेक्टो का जो उदाहरण दिया बड़ा अच्छा था, क्योंकि समस्या का सामना हमें आए दिन करना पड़ता है। हमारे छात्र भी अक्सर कहा करते थे कि संविधान में तो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया नहीं गया, फिर हम क्यों इसे राष्ट्रभाषा कहें। संविधान में तो आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन राजभाषा उसका अनुवाद है। तो मैं जो तर्क देता रहा हूं वो यह कि भाई देखो, गांधी जी को भी संविधान में कहीं फादर ऑफ द नेशन नहीं कहा गया है, लेकिन पूरा राष्ट्र जो है, देश जो है, राष्ट्रपिता उन्हें कहता है। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने कोई कानून बनाकर लोकमान्य की उपाधि नहीं दी थी, जनता ने दी, जनता ने स्वीकार किया लोकमान्य के रूप में। मदन मोहन मालवीय को महामाना के रूप में, चित्तरंजन दास को देशबंधु के रूप में। तो हमारे यहाँ तो परंपरा कानून से अधिक लोकमानस की, जन रुचि की रही है, और जनता जिसको जो नाम देती है, जो सम्मान देती है, वही स्वीकृत होता है। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग हिंदी के लिए उस दौर में किया गया जब भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का वह दौर था, और जब अंग्रेजों द्वारा यह कहा जाता था कि आप राष्ट्र की क्या बात करते हैं, आपके पास तो हजारों भाषाएं हैं, आपकी अपनी एक भाषा नहीं है एक राष्ट्र की, उसमें आप कौन सा राष्ट्र आप चाहते हैं और करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि इस हिंदी का फैलाव उत्तर से लेकर दक्षिण तक अंग्रेजों के आने के पहले हो चुका था। सभी जानते हैं दक्षिणी हिंदी बहमनी राज और वो सब कब की विकसित हो चुकी थी, हिंदी फैल चुकी थी। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी किताब भाषा और समाज में बहुत सारे तथ्यों के हवाले प्रमाणित किया है कि अंग्रेजों के आने के पहले हिंदी किस तरह से दक्षिण तक फैल चुकी थी। लेकिन एक राष्ट्रभाषा या पूरे देश की हो, ये चुनौती 1857 के बाद ये ज्यादा ज्वलंत हो गई। और बहुत के साथ कहना पड़ता है कि इधर कुछ एक सोचे, कुछ हिंदी लेखक और उसके साथ साथ कुछ हिंदी का विरोध करने वाले भी हिंदी पर साम्राज्यवादी होने का आरोप लगाने लगे। ये तो साम्राज्यवादी भाषा होती जा रही है। अरे भाई, हिंदी को राजभाषा बनने के पहले कोई भी राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ। जब मुगल काल में भी फारसी राजभाषा रही तो हिंदी को जनता स्वतः अपनाते गई जहां जहां गए हिंदी बोलने वाले। तो ये किस प्रकार की साम्राज्यवादी भाषा है। और पूरे देश की ये भाषा बने, इसकी पहल जिन्हें हिंदी भाषी कहा जाता है उन्होंने नहीं की, इसकी पहल जो हिंदी भाषी थे उन्होंने की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1870 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब कलकत्ता गए, दयानंद सरस्वती जी गुजराती भाषी थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और वहां पर गए जब कलकत्ता में उनका
वहाँ के उस समय के जाने माने आचार्य केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे बौद्धिकों के साथ संवाद हुआ। तो ब्रह्म समाज के जो सबसे बड़े नेता थे आचार्य केशव चंद्र सेन, उन्होंने सुझाव दिया कि स्वामी जी आप अगर अपनी बातों का प्रचार हिंदी में करें तो पूरा देश लाभान्वित होगा। और वहीं से स्वामी दयानंद सरस्वती जी बनारस आए हैं और 2 वर्षों तक बनारस में रहकर उन्होंने हिंदी सीखी और फिर हिंदी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और इस हिंदी के प्रचार में कम से कम उत्तरी भारत में आर्य समाज की जो भूमिका रही है उसका एक शानदार इतिहास है, जिसके विस्तार में यहाँ नहीं जाया जा सकता, लेकिन सभी जानते हैं। और उसी दौर में उनके समानांतर बनारस उत्तर प्रदेश लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोग आते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, उनका मतलब हिंदी से। और वह हिंदी का विकास शुरू होता है, जिसे देखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचक हिंदी नवजागरण का कहते हैं कि हिंदी नवजागरण था। जब हिंदी प्रदेश में भी अनेक बोलियां हम जानते हैं, लेकिन बोलियों के लेखक अपनी अपनी बोलियों का मोह छोड़कर, चाहे वो भोजपुरी हो कि मैथिली हो कि अवधी हो कि ब्रज भाषा हो, सब हिंदी में लिखने लगे। लेकिन इस हिंदी को पूरे भारत में और फैलाने की जरूरत थी, और यह काम किया हुआ महात्मा गांधी के आने के बाद राजनीति में। 1909 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही हिंद स्वराज लिख चुके थे, और हिंद स्वराज उन्होंने कहा था कि भारत की एक जो भाषा हो सकती है वो है सबकी भाषा हिंदी ही हो सकती है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कई प्रांत के लोग थे, गिरमिटिया मजदूर, तमिलनाडु के थे, आंध्र प्रदेश के थे, गुजरात के थे, महाराष्ट्र के थे, बिहार के थे, उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने देखा कि सबके बीच जो एक लिंक लैंग्वेज संपर्क भाषा का काम कर रही है वो हिंदी है। तो गांधी जी को वहीं से महसूस हो गया कि इसी हिंदी को भारत की संपर्क भाषा, और जब यहाँ आए तो उन्होंने उस राष्ट्रीयता की भावना को और तेज करने के लिए वो राष्ट्रभाषा शब्द का वही प्रयोग करने लगे। हालांकि उनके पहले कलकत्ता से निकलने वाला पत्र नरसिंह जो था, कहा जाता है कि सबसे पहले उसने राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन गांधी जी लगातार हिंदी को राष्ट्रभाषा, यही राष्ट्रभाषा हो सकती है, और न केवल गांधी जी बल्कि उनसे जुड़े कांग्रेस के जितने भी नेता थे वे सब राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कर रहे थे उस दौर में। 1900 जानते हैं कि गांधी की इस लगन और निष्ठा को देखते हुए 1918 में इंदौर में साहित्य सम्मेलन हुआ, उसका उन्हें सभापति बनाया गया। और वहां पर उन्होंने हिंदी सबको अपनाना चाहिए, और उसकी देवनागरी लिपि में वो कहते थे कि उसमें हिंदी उर्दू का भेद भी नहीं करते थे, कि जो फारसी लिपि में लिखते हैं वो भी हिंदी। लेकिन उससे वो एक अलग विषय है विवाद का हिंदी उर्दू का। लेकिन ये और 1918 में ही आप जानते हैं उनकी पहल और प्रयास से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई, और दक्षिण में हिंदी पढ़ाने सिखाने के लिए लोग भेजे गए, और उसमें उन्होंने अपने पुत्र सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी तक को भेजा था। और गांधी जी, हमने अभी जवाहर जी ने जिक्र किया, मेरी एक किताब है गांधी और हिंदी राष्ट्रीय जागरण, उसमें अनेक मैंने देखा जगहों पर दिया है उस किताब में। बंगाल में वो जाते हैं और वहाँ हिंदी का बिल्कुल विरोध करते हैं कि अगर देश सेवा करना चाहते हो तो हिंदी सीखना जरूरी है, और हिंदी सीखने का मतलब है देश के लिए त्याग करना, देश के लिए बलिदान करना। तमिलनाडु में जाकर समझाते हैं जाकर, और इस तरह से वो पूरा का पूरा जो है लोगों के अंदर, चाहे वो दक्षिण भारत के हो कहीं तो हिंदी को एक आम बोलचाल की भाषा के रूप में बनाओ, इसके लोग प्रेरित करते हैं, और एक माहौल पूरा देश में होता है। और जिसका परिणाम राजनीतिक कारणों से जरूर कुछ इसमें मतभेद उभरे आज भी है, लेकिन मुझे भी दक्षिण का जो थोड़ा बहुत अनुभव है, ऐसे 30 वर्ष में गया था बंगलौर में, 20 दिन तक रहा था, और बंगलौर की जगहों में घूमा करके वहां पर मेरा 95% काम जो है हिंदी में ही होता था किसी से,
चल जाता, कहीं भूले 5% अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना पड़ता था। 2-3 दिन में चेन्नई में भी रहा, वहां भी मेरा काम हिंदी में आसानी से हो जाता था। और अभी मार्च महीने में इसी साल मैं कोचिंग यूनिवर्सिटी देने और वहां से कन्याकुमारी तक की मैंने यात्रा की और देखा कि सब जगह वो भले टूटी फूटी हिंदी बोले लेकिन हिंदी में आसानी से काम चल जाता था, चाहे वे टैक्सी वाले हो या होटल वाले हो कि ठोमचे वाले हो या बेचने वाले हो कि दाम वाले हो, सब बात हो जाती थी हिंदी में। तो इस प्रकार हिंदी का इस तरह से फैलाव अपने आप को होता गया है और दक्षिण भारत प्रचार सभा हो रहा है, उसकी भूमिका रही है, इसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन यह मान आप राष्ट्रभाषा कहेंगे तो एक हमारी राष्ट्रीय अस्मिता जो है वह उसके साथ व्यक्त होती है। राजभाषा एक जो डिजूरो कहा उस तरह से एक कानूनी जो है तो ठीक है चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जिसको स्वीकार करता है वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वही चलता है और लोग के मानस में राष्ट्रभाषा ही समझा, क्योंकि यह राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का जो संग्राम था उसके साथ ही जुड़ी हुई भाषा थी और उसमें सबने अपनी बात कही। यह बहुत सुखद परिदृश्य हिंदी का और है। डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनसे मुझे 2003 में भेंट हुई थी सूरीनाम विश्व हिंदी सम्मेलन में, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन में, ये भी लंदन से आए हुए थे। और इनके जैसे कई एक लोग अमेरिका में लंदन में रहकर हिंदी का काम कर रहे हैं और हम तो भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए थे। दादा डॉक्टर कैलाश चंद्र पंत जी भी गए थे सूरीनाम सम्मेलन में, वो तो और भी कई जगह गए हैं। उनका नहीं, मोबाइल पे मैंने बंद कर दिया था। हाँ बेटा, आपके रीजनल हेड का नंबर जरा भेजो, नाम नंबर ऐसे ही भेजो तो कोई बात नहीं करूँगा। ये कांता जी देखिए आवाज बंद हो गई है, आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। हाँ वो सभी का बंद हुआ है। भगवान सिंह जी फिर से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आदरणीय भगवान सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? माइक अनम्यूट करिए आपका, शायद माइक जो है वो म्यूट हो गया है। हाँ कर दिया है, म्यूट कर दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब आवाज आ रही है? आ रही है। जी हाँ, स्वागत है। अच्छा तो शुरू हो जाए। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा समय और बचा है। जी हाँ, जी हाँ। कहाँ जी हाँ, बोलिएगा आप। जी नहीं रहा है। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, हम बोले आवाज आ रही है ना? जी हाँ, आ रही है। जी हाँ, बोलिएगा। हाँ तो दक्षिण अफ्रीका में 2014 में हम 2014 में हम लोग गए थे। साहित्य अकादमी की तरफ से 8 लोगों को भेजा गया था और वहां पर भारतवंशियों का जो प्रेम और उत्साह देखा हिंदी के प्रति, उनका नारा ही था, जगह जगह बैनर लगाया था कि हिंदी भाषा अमर रहे। और उनका कहना था कि ये हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है और हम दक्षिण अफ्रीका को अपनी मातृभूमि मानते हैं।
लेकिन राष्ट्रभूमि हमारी भारत है और वहाँ की राष्ट्रभाषा चूंकि हिंदी है, इसलिए हम हिंदी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये परिदृश्य है, हिंदी फैल रही है भारत की सीमा को लांघ कर और संयुक्त राष्ट्र संघ में बात हो रही है। समय एक दो बात 2 मिनट में खत्म करके उसमें जरूर थोड़ा दुख होता है। एक परिदृश्य यह है कि अब गांव-गांव में, हम बिहार के रहने वाले हैं और मेरा गांव बड़ा इंटीरियर है, लेकिन वहां भी ये अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बहुत खुलते जा रहे हैं पूरे जवार में, एरिया में। और जाते रहता हूँ गांव पर, अपने ही घर के एक भतीजा जो 7-8 साल का होगा, मैंने उससे एक दिन पूछा, अंग्रेजी स्कूल में जाता हूँ पढ़ने, कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? उसने बताया 7 डेज। देखिए अंग्रेजी में जवाब। मैंने पूछा कि कौन कौन दिन? उसने संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुना दिया। मैंने कहा कि और हिंदी में क्या कहते हैं ये नाम? तो एकदम से मेरा मुंह देखने लगा, कहा कि नहीं जाना, मतलब नहीं जानता हूँ। मैंने उसको बताया, लिख दिया कि 7 दिन ये होते हैं, रविवार से लेकर सोमवार तक। फिर महीना पूछा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक बता गया, लेकिन अपना वो चैत से लेकर फागुन तक नहीं मालूम था, वह भी लिख कर दिया। मैंने याद कर लिया बच्चा, और फिर हमको कई बार सुना गया। एक दिन उसके जो मास्टर थे, शिक्षक थे, वो मुझे मिल गए। मैंने कहा, क्या मास्टर साहब, बच्चों को आप लोग केवल अंग्रेजी का दिन और महीना बता रहे हैं और अपना जो है ये सब भूल गए? उन्होंने कहा कि क्या कहें, गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में ही बोले और अंग्रेजी ही जाने नहीं चाहते हैं हिंदी। अब देखिए, यह जो गुलाम मानसिकता, अभी डॉक्टर पंत जी ने एक दिन बात कही थी, मैं सुना था, वो गई नहीं है, जाने के बजाय वो बढ़ती जा रही है। अब देख लीजिए, अब तो मैं देखता हूँ कि हिंदी वाले, मैं अपने विभाग से अवकाश प्राप्त, लेकिन अपने विभाग में जो हमारे जो सहकर्मी थे, उनको संडे मंडे बोलते सुनते कई बार टोका होगा कि भाई आपने संडे मंडे कीजिएगा तो ये रविवार और सोमवार बोलने वाले पेकिंग और मास्को से लोग आएंगे क्या? लेकिन कोई लाज शर्म नहीं, छात्र भी आएंगे, सर आपके पास ये बुक है क्या? मैं कहता कि बुक के लिए क्या हिंदी तुम भूल गए? यह एक जो है, और यही नहीं, बिहार में तो देखता कि पब्लिक स्कूल जिन्हें कहते हैं, वहाँ हिंदी बोलने में, बातचीत करने पर दंडित किया जाता है बच्चों को। ये मैंने बात कई जगह उठाई है, ये बड़ा दुखद विषय है। और अंतिम बात यह है कि जिन बोलियों के सहारे हिंदी हम कहते हैं कि हिंदी की बोलियां हैं, क्षेत्र है, उन बोलियों को पृथक स्वतंत्र सत्ता दिलाने के लिए संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भोजपुरी का हो, भागलपुर में रहता हूँ, या अंगिका की है, अंगिका के लिए लोग कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। 2010 में दिल्ली में हम लोगों ने इसी में किया था, डॉक्टर दादा ने, कैलाश चंद्र पंत जी भी आए हुए थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी, दिन भर का सेमिनार हम लोगों ने इसी विषय पर किया था। लेकिन ये बोलियों का अलग एक बढ़ता जा रहा है, और हम लोग कहते हैं कि जिस दिन ये बोलियां संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएंगी तो हिंदी का संख्या बल घट जाएगा। फिर हम जो मांग करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमारा इतना संख्या बल है, और वो कहाँ जाएगा? तो यह कुछ कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के साथ साथ कृष्ण पक्ष भी जुड़ा होता है, ये थोड़ा है। लेकिन जो हिंदी सेवी हैं, ये हिंदी साहित्य उत्सव की बात हो रही है कि आज है 1 सप्ताह का, अरे भाई, हम हिंदी प्रेमियों के लिए, हम हिंदी सेवियों के लिए तो हर दिन जो है हिंदी उत्सव का दिन होता है, हिंदी सेवा का दिन होता है। हमारे लिए 14 सितंबर ठीक है, एक ऑफिशियल है, लेकिन हमारे लिए हर दिन जो है, साल का हर दिन जो है 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हिंदी भवन को, डॉक्टर कैलाश चंद्र पंत जी को, दादा को, और आप सबको प्रणाम। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बातें सुनी, और इसी तरह आगे भी हम लोग फिर संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भगवान सिंह जी का। बहुत सुंदर आपने बात कही कि मेरे लिए तो हर दिन हिंदी दिवस है। शायद हमारे जो सारे हिंदी भाषी हैं वे भी इसे स्वीकार कर लें और इसको कार्य रूप में परिणित करें, तो शायद हिंदी दिवस सार्थक हो जाएगा। और खासकर एक बड़ी आपने संपर्क भाषा के रूप में कही, तो इस संपर्क भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि हर एक हिंदी भाषी कम से कम एक दूसरी भारतीय भाषा सीखेगा, तो शायद हमारा ये जो संपर्क भाषा रूप में हिंदी का जो एक कल्पना है वो ज्यादा मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा जो ज्वलंत विषय है वो है रोजगार में हिंदी।
क्योंकि आज हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अंग्रेजी का प्रभुत्व है वो रोजगार के कारण है, और इसी कारण हर व्यक्ति अंग्रेजी की ओर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद खासकर उदारीकरण के बाद जो हमने गेट विश्व व्यापार संगठन से जो समझौता किया, उसके बाद हिंदी के भी नए द्वार खुले हैं रोजगार के क्षेत्र में, और कई हमारे विद्यार्थियों को वो रोजगार के